पैसे कमाने के लिए इतना वक्त भी ना खर्च देना कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का। ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रोजाना रात को 9 बजे से शुरुआत करते हैं और आपके हर प्रश्न पर जो आपने वोट दिया है उसका एनालिसिस भी करते हैं, परसेंटेज भी दिखाते हैं और नए और बड़े मुद्दे हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए वो आपको बता दें। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो मुद्दे भी समझाने का प्रयास करेंगे। लीजिए, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आएंगे, क्योंकि आज जो है आज बात करेंगे 30 तारीख की, तो बहुत ऐसी खबरें हैं जिससे आपको अवगत कराना बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बर्फबारी से सावधान। कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर भारत की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, ठंडे इलाकों में जा रहे हैं, पर यात्रा के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताएंगे, बर्फबारी के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे और पुजारियों को सौगात, आखिर कौन सी सौगात जो है वो दी गई है पुजारियों को। 18,000 रुपए प्रति माह का जो है वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। फिर पार्टियां और शराब, पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो फॉलो करते हैं उसके बारे में जो सोचते हैं, वो जो ये पूरा जो है ये 30 तारीख की बात करिए, 31 की बात करिए, पार्टियों का दौर चलेगा, लोग शराब पिएंगे, ये सब नहीं करना है। और इस करने से कितना पैसा खर्च होता है और क्या नुकसान होता है पूरे देश को, वो समझाएंगे। और फिर आगे ये आखिरी मुद्दा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये है इसरो तैयार है। आज रात को 9 साढ़े 9 से आप शुरू हो जाएंगे, हम यहाँ पर आपको बताएंगे, वीडियोस आपको दिखाना चालू कर देंगे। इसरो की तरफ से PSLV लॉन्च है, 2 सैटेलाइट ऊपर जाएंगे हवा में और उनकी डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रोसेस भी इसी जनवरी में संपूर्ण हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, 2035 तक का जो लक्ष्य है भारत का एक स्पेस स्टेशन बनाने का, वो भी कामयाब यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो तमाम मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, लेकिन शुरुआत आज जनमत में सबसे पहले दिल्ली की बात करते हुए करेंगे। दिल्ली में बात क्या है, सबसे बड़ी बात पुजारियों को जो एक तरीके से वेतन देने की बात है, वो बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, जिसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंदिर और गुरुद्वारों में पूजा करने वाले पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना शुरू की है, उसकी घोषणा की है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि दी जाएगी। पुजारियों को स्कीम के तहत हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस स्कीम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा है कि पुजारी भगवान की पूजा करता है, जिसने सदियों से हमारी परंपराओं और रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। पुजारी की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज इस योजना के जरिए इसे वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, बल्कि इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहा हूं कि लगभग 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुजारियों को दी जाएगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे महिला सम्मान योजना को रोकने के लिए पुलिस भेजी, लेकिन वो रोक नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। लेकिन पुजारी और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, वरना पाप लगेगा। इससे पहले उन्होंने पाप किए हैं, लेकिन इससे और भी ज्यादा पाप बीजेपी को लगेगा। केजरीवाल ने आगे कहा, अगर आप पुजारी और ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। उनकी तनख्वाह के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसी के चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। साथ ही पार्टी ने महिला सम्मान योजना से लेकर संजीवनी योजना तक कई योजनाओं को जीतने के बाद शुरू करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अब पार्टी ने पुजारी सम्मान योजना शुरू की है। सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल की योजना क्या है वो पूरी बात को सुनिए, तब आप और बेहतर समझ पाएंगे। करने जा रहा हूँ। इस योजना का नाम है
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें। अब इस योजना पर हमारी संवाददाता संगीता ने पुजारियों और ग्रंथियों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। मैं हूं संगीता झा, इस वक्त मैं मौजूद हूं हनुमान मंदिर में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है महंत नवल किशोर जी। आइए उनसे जानते हैं कि जैसा कि आज राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 18,000 मासिक सैलरी देने की आज घोषणा की है, जो कि उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने के बाद वो देंगे। इसका महंत जी का क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये जानते हैं कि जैसा कि देखिए आज ही जो घोषणा हुई है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की कि जो भी पुजारी और ग्रंथी होंगे उन्हें 18,000 मासिक सैलरी दी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना? ये तो आज हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब इलेक्शन आ रहे हैं, सारी बातें हैं। मैं इलेक्शन के तौर पर देखूँ ना देखूँ समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा कदम है, इसका स्वागत किया। अब मदरसों में, मंदिर में, गुरुद्वारों में तनख्वाह किसको देनी है ये देखने का विषय है। तनख्वाह जो अच्छा मंदिर प्रबंध चला रहे हैं, जैसे हमारा प्रबंध बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका प्रबंध बहुत बढ़िया है। हम इसका स्वागत करते हैं और यह कदम बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था, और हम तो कहते हैं संपूर्ण भारत के अंदर इसको लागू किया जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम इसके पक्ष में हैं। और हम तो इसकी मांग बहुत समय से करते रहे हैं और हमने बार बार धरना प्रदर्शन भी कई बार देखिए, हमें तो उस एड की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि जो मेरा जरूरतमंद ब्राह्मण भाई हो उसको ये एड दी जाए, उस मंदिर को ये एड दी जाए जिसको जरूरत हो, जहाँ पे भक्तों का जाना कम हो, चढ़ावा कम हो, उन्हें पूजा पाठ डेली करने की जो सामग्री चाहिए होती है, उसके लिए जो फंड चाहिए होते हैं, जिनको उसकी जरूरत हो उनको एड। केजरीवाल के द्वारा बैक टू बैक योजनाओं को लागू करने पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, उन्हें एक साधारण सवाल का जवाब देना चाहिए, वे ये सब अब क्यों लागू कर रहे हैं, उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया। वे पिछले 5 सालों से सरकार में हैं, जब वे जेल गए तो उन्होंने 1.5 साल बर्बाद कर दिए। वे पहले ही इस्तीफा दे सकते थे और सभी लंबित काम पूरे कर सकते थे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अगर वे मुख्यमंत्री बन भी गए तो भी वे किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे और वे सभी योजनाएं लागू नहीं कर पाएंगे जिनका वे वादा कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री के तौर पर एक पैसा भी वितरित नहीं कर पाएंगे। साथ ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली को लूट से मारा है, बहुत समय तक झूठ से मारा और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। प्रतिक्रियाएं आप उन सारी सुनिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। 10 साल हो गया अरविंद केजरीवाल की सरकार की। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किसी महिला को कोई सम्मान दिया? झूठ इतना कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तब भी इन्होंने कहा था और फॉर्म भी भरवाए थे कि हम 1,000 रुपया महीना दिल्ली की हर महिला को देंगे। चुनाव खत्म, भूल गए। 1,000 रुपया दो या 1,200 रुपया दो या 2,000 रुपया दो या जो भी दो, ये देने का काम लोकल गवर्नमेंट का है। जब आपकी सरकार है तो आप दे सकते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे। कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो?
ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं भाई। खासकर आप चलो कोई नई परियोजना की बात करो तो होता है कि हमने जैसे 100 सड़कें बनाई, अब हम 50 और बनाएंगे। हमने 100 स्कूल बनाए, अब हम 20 और बनाएंगे। हमने 10 अस्पताल बनाए, अब हम 5 और बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राहत के काम हैं या जो इसके काम है वो अभी तक क्यों नहीं किए। आप पिछले 5 साल से सरकार में हो, पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप, और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पर इनको बेल दी और कहा कि बेल तो आप ले सकते हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनके कोई भी काम नहीं कर सकते हो, और ये जानते थे कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल पंगु मुख्यमंत्री। वो कहते हैं ना, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर घूमने जाना, उसमें कोई मजा नहीं है। और शायद यही हाल मनाली में फंसे यानी पहाड़ों में फंसे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जहां बर्फबारी का जो मजा होने के लिए, जो उसका मजा लेने के लिए हजारों लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। बता दें, अभी हाल के कुछ दिनों से कई पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल यानी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसे देख लोग यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार की बर्फबारी रोमांच के साथ साथ मुश्किलें भी लेकर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही सोलांग और अटल टनल के बीच भारी बर्फबारी के कारण जो है तकरीबन 1000 गाड़ियां फंस गईं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बर्फबारी का ये सिलसिला नए साल तक जारी रहने वाला है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच शिमला और आसपास के इलाकों में सैलानियों को बर्फबारी का मजा लेते हुए देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का ये दौर जारी रहने वाला है। सैलानी मौसम का पूरा मजा उठा सकते हैं, लेकिन मजा आप तब उठा पाएंगे जब आप और आपकी गाड़ी बर्फ में ना फंसे। यानी अगर आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं और आप फंस जाते हैं तो वो बेहद भयानक हो सकता है, खतरनाक एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपको बचना ही चाहिए। पहाड़ों में गाड़ी ड्राइव करते समय अतिरिक्त सतर्कता होती है, यानी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अतिरिक्त सतर्कता जो है वहाँ पर प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। यहाँ घुमावदार और तंग सड़कें बदलते मौसम के साथ और भी खतरनाक हो जाती हैं। इन दिनों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में जो जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी के समय वाहन चलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा यहां बड़ा हादसा होने में तनिक भी देर नहीं लगती है। अब हिमाचल में बीते कुछ दिनों में बर्फबारी के बाद सड़क पर पड़ी बर्फ में कई वाहनों के स्किड यानी फिसलने की जो वीडियोज हैं वो सामने आ रही। गाड़ियां फिसल जाती हैं पहाड़ों पर, रोड पर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये अच्छी गाड़ियां हैं, ये चढ़ सकती हैं, लेकिन ये फिसल रही हैं। आप इन्हीं में से एक शिमला के नारकंडा से सामने आया। यहां पर एक एचआरटीसी की बस बर्फबारी में मोड़ पर मुड़ नहीं पाई और सड़क के बाहर निकल गई। ऐसे में बस सड़क किनारे पार्क हुई पिकअप के साथ जा टकराई, जिसके बाद बस रुक पाई है, वरना वो रुकती नहीं। अगर सड़क किनारे पिकअप खड़ी नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मनाली के सोलंग नाला में बीते दिन शुक्रवार रात को एक वीडियो सामने आया है। यहां एक छोटा हाथी बर्फ पर फिसलते हुए लुढ़क कर सड़क से नीचे गिर गया है। यानी आप छोटा हाथी उसको मत समझिएगा कि असल का हाथी, ये छोटा हाथी इस गाड़ी को भी कहा जाता है। वाहन को अनियंत्रित होता हुआ देखकर ड्राइवर ने पहले ही गाड़ी से छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसे ना जानी जो कितने भी तस्वीरें हैं, कितनी ही तस्वीरें होंगी जो रोज आपके सामने आ रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए क्या मजा है, ये तो बिल्कुल सजा है। अब ये आखिर क्यों हो रहा है स्किड, इसके लिए ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं। आपकी जो यात्रा है, आपका सफर जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे कि भाई आखिर क्यों गाड़ियां फिसलती हैं। आखिर ग्राफिक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करिए, आखिर बर्फ पर क्यों स्किड होती हैं गाड़ियां। ये आपके लिए है एक ज्ञान वाला सेक्शन, ताकि आप जान पाएं। बर्फ पर गाड़ियों के स्किड होने का कारण
टायर का ना घूम पाना, यानी टायर घूम नहीं पाता, वो घूमता तो है लेकिन वो उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाती, घर्षण नहीं मिल पाता। बर्फ में फिसलन होने के कारण टायर स्किड होता है और ब्रेक लगाने पर यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया पर कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो लोग उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, भाई ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो, नहीं तो खतरा इसमें और बढ़ जाएगा। ब्रेक लगाने पर टायर जाम हो जाता है। ऐसे में बर्फबारी के समय सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। अचानक आपको ब्रेक नहीं लगानी है, ब्रेक आपको नहीं बचा पाएगी अगर फिसलन वहां ज्यादा है। अब इसके बाद अगले जो ग्राफिक्स है, जो मैं पहले भी आपको बताने का प्रयास कर रहा था, ब्लैक आइस यानी जो काली बर्फ कह लीजिए इसको, लेकिन काली बर्फ इसलिए कहते हैं कि रोड की जो छवि है वो बिल्कुल रोड जैसी रहती है, उस पर बर्फ नजर नहीं आती। ब्लैक आइस भी बड़ा खतरा है। सर्दियों के दिनों में सबसे बड़ा खतरा ब्लैक आइस का रहता है। हालांकि बर्फ को सड़क पर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन ब्लैक आइस सड़क पर दिखती नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होती है और अगर गलती से इस पर ब्रेक लगा दी तो टायर का स्किड होना निश्चित है, यानी होगा ही होगा। ब्लैक आइस से बचने के लिए सुबह शाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वाहन चलाने से बचना चाहिए, यानी सुबह मत जाएं, शाम को मत जाएं, अवॉइड करें अगर ज्यादा वहां पर ठंड है या बर्फबारी है। धूप पड़ने पर ब्लैक आइस पिघल जाती है, वो अपने आप पानी की तरह निकल जाएगी। ऐसे में दोपहर के समय ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों के मौसम में ब्लैक आइस का खतरा कम होता है। देखिए सूर्य देवता जो हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, विश्व चलता है, दुनिया चलता है, संसार के कितने जो हैं ग्रह वो चलते हैं और इसमें भी ये बात लागू होती है कि सूर्य निकलता है, तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, यानी दोपहर का समय यात्रा के लिए ज्यादा बेहतर है खतरनाक इलाकों में या जहां बर्फबारी जहां पे ज्यादा हो रही है। अब आपातकाल में स्नो चेन लगाकर, स्नो चेन क्या होती है वो भी आपको समझाएंगे। गाड़ी के टायर पे आपकी स्नो चेन मिलती है, वो आप लगा सकते हैं। आपातकाल में स्नो चेन लगाकर गाड़ी चलाएं। वैसे तो सड़क पर बर्फ जमा होने पर या ब्लैक आइस की संभावना होने पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रोड से बर्फ हटने का इंतजार करना ही ऐसा इस समय में एक समझदारी वाला डिसीजन होता है। वहीं अगर आपातकालीन इमरजेंसी में गाड़ी चलानी भी पड़े तो स्नो चेन लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए, जिससे गाड़ी के टायर स्किड नहीं करेंगे, यानी कि वो फिसलेंगे नहीं। स्नो चेन बर्फ को काटती है, जिससे टायर के स्किड होने का खतरा काफी हद तक ना के बराबर हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि स्नो चेन से टायर की ग्रिप बढ़ जाती है और बन भी जाती है। आप कार के टायर्स हैं उस पर चेन यानी जंजीर जिसको बोलते हैं उसको बांधकर आराम से बर्फीली सड़कों पर ड्राइव कर सकते हैं। आपकी कार बर्फ पर फिसलेगी नहीं। अगर आप अब सोच रहे होंगे कि कार के टायर्स पर चेन क्यों बांधें, देखिए बर्फीले इलाकों में जितना कार संभल कर चलाने की जरूरी है उतना ही जरूरी कार के टायर्स पर जंजीर बांधना भी है। इससे आपको क्या फायदा होगा, जंजीर क्यों बांधी जाती है वो भी जान लीजिए। अब कार के टायर्स पर चेन क्यों जरूरी है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। जब कार को बर्फ पर लेकर जाते हैं तो कार के टायर्स स्लिप होने लगते हैं, फिसलने लगते हैं। स्लिप होने की वजह से कार के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है, खतरा बन जाता है। आपकी कार के फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं। बर्फ की सतह चिकनी होती है जिसकी वजह से आपकी कार ट्रैक्शन खो देती है, ट्रैक्शन मतलब उसका जो पकड़ है वो खो देती है। ऐसे में अगर एक जो कार है वो बर्फ पर कंट्रोल खो देती है तो वो आगे बर्फीले इलाकों में यात्रा करते समय आपको सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां का मौसम बेहद कठोर हो सकता है। और अगर आप फंसने का डर महसूस कर रहे हैं तो कुछ आवश्यक सामान आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। हम आपको सामानों की लिस्ट बता रहे हैं जो बर्फीले इलाकों में यात्रा करने के दौरान आपको साथ रखनी चाहिए। अगर आप थोड़े खतरनाक इलाके में जा रहे हैं, ज्यादा बर्फबारी वहां पर है, तो आपको ये सामान रख लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। फंसेंगे भी तो भी आप बच जाएंगे, कुछ जगहों पर तो मरने तक की नौबत आ जाती है, तो उससे बचाव के लिए आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। क्या रखना चाहिए? गैस स्टोव और एक्स्ट्रा फ्यूल। एक्स्ट्रा जो है फ्यूल अगर आप रख लेंगे, चाहे सिर्फ छोटा सा कुछ भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ हो या फिर सिलेंडर हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका आप साथ ले जा सकें, अगर उसकी अनुमति है तो वो ज़रूर रखें। क्यों रखें? बर्फीले इलाकों में तापमान बहुत कम हो सकता है, जिससे खाना पकाना और गर्म पानी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। गैस स्टोव और अतिरिक्त फ्यूल से आप गर्म खाना बना सकते हैं और खुद को गर्म रखने के लिए पानी भी उबाल सकते हैं। साथ में अगर परिवार है, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आप दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं या मिल्क फॉर्मूला वगैरह उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए, ईंधन चाहिए, जलाने के लिए कुछ चाहिए, ये आप ज़रूर रखिए। चलिए अगला क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए
कि भाई टायर हैं, पंचर हो सकते हैं, हवा कम हो सकती है, टायर पंप रखना चाहिए, एयर पंप रखना चाहिए। बर्फीले इलाकों में टायरों की हवा का दबाव बदल सकता है और आप अक्सर जांच नहीं कर पाते कि हवा सही है या नहीं। एयर पंप आपके टायरों को सही दबाव पर रखने में मदद करेगा, जिससे जो वाहन का संचालन सुरक्षित रहेगा। यह आपके लिए जरूरी है। और क्या आपको चाहिए? वाटर प्रूफ बैग वहां पर रखिए। क्यों? बर्फ और बारिश के कारण सामान गीला हो सकता है। वाटर प्रूफ बैग से आप अपने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामानों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह आपको फायदा होगा। और क्या चीज है? आप रख सकते हैं अपने साथ फ्लैश लाइट और एक्स्ट्रा बैटरियां। क्यों? बर्फीले इलाकों में दिन छोटा हो सकता है और अचानक अंधेरा हो सकता है। फ्लैश लाइट से आप रात में रास्ता देख सकते हैं और आपातकालीन इमरजेंसी में यह मददगार साबित हो सकती है। और क्या आपको रखना चाहिए? वार्म क्लोथिंग यानी हीटेड गारमेंट्स, गर्म कपड़े तो रखने ही हैं, और अगर इसमें भी कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी के कपड़े, मतलब कुछ अच्छे कपड़े आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? बर्फीले इलाकों में ठंड बहुत तेज़ हो सकती है। गर्म कपड़े जैसे जैकेट, दस्ताने, स्कार्फ और ऊनी मोजे रखना ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी के, मोटे वाले, ताकि शरीर को तापमान के नुकसान से बचाया जा सके। एक्स्ट्रा कपड़े लेकर चलें। फर्स्ट एड किट भी आपको रखनी चाहिए। क्यों? बर्फीले इलाके में चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। फर्स्ट एड किट में बर्फ की चोट, कट, मोच आदि के लिए दवाइयां और सामान होना चाहिए। हो सकता है अस्पताल थोड़ा दूर हो और वहां पर छोटे मोटे हादसे अगर होते हैं तो आपके पास फर्स्ट एड किट रहेगी तो आप सेफ रहेंगे। अगर कोई ऐसा ना हो कि आपको लगे चोट, लेकिन अगर लग जाती है तो आप अपना इलाज जो है फर्स्ट एड तो ले पाएंगे। और क्या आपको अपने साथ गाड़ी में रखना चाहिए? एक जंप स्टार्ट बैटरी यानी पोर्टेबल जंप स्टार्टर। क्यों? ठंड के मौसम में बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, यानी लो हो जाती है, कम हो जाती है, कार की, बाइक की, सभी की। एक पोर्टेबल जंप स्टार्टर बैटरी आपके वाहन को स्टार्ट करने में मदद करेगी अगर बैटरी खत्म हो जाए तो। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेक से 2 ब्रेक पहले भी मैंने आपको बताया था, स्पाइक चेन या स्नो चेन। चेन यानी जंजीर। क्यों? बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए स्पाइक चेन या स्नो चेन आवश्यक हो सकती है। यह चेन टायरों को बर्फ पर पकड़ देने में मदद करती है, जिससे वाहन फिसलता नहीं है और सुरक्षित यात्रा की जा सकती है। और क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए एक स्लीपिंग बैग जो -30 डिग्री सेल्सियस यानी -30 डिग्री सेल्सियस तक काम करे। क्यों? बर्फीले इलाकों में रात के तापमान जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है। एक अच्छा स्लीपिंग बैग आपकी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा और गर्मी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और क्या चाहिए? चाहिए पानी और स्नैक्स, एनर्जी बार्स, यानी एनर्जी बार्स मिलते हैं वो आप रखिए। क्यों? बर्फीले इलाकों में यात्रा करते समय आप भोजन और पानी के लिए आपातकालीन स्रोतों की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। पानी और ऊर्जावान स्नैक्स रखने से आपको जरूरत के समय ऊर्जा मिल सकेगी। फिर एक और चीज जरूरी है, जो कि है नकली बर्फ या टायर ट्रैक्टर्स या बर्फ की रैक, बर्फ हटाने का सामान। क्यों? बर्फ में फंसने की स्थिति में ये टूल्स वाहन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन डिवाइस, सैटेलाइट फोन या वॉकी टॉकी, सैटेलाइट फोन संभव ना हो, वॉकी टॉकी रखने का प्रयास करें। क्यों? बर्फीले इलाकों में सिग्नल कमजोर हो सकता है। सैटेलाइट फोन या वॉकी टॉकी के साथ आप आपातकालीन स्थितियों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बर्फ हटाने वाली शंकें। क्यों? सड़क पर बर्फ जम जाने पर यह मददगार हो सकता है। शंकों का इस्तेमाल बर्फ को हटाने में किया जा सकता है। साथ ही साथ चमचमाती नकल यानी आपको रिफ्लेक्टिव गियर चाहिए। क्यों? ये भी बता देता हूं। बर्फीली परिस्थितियों में दृश्यता यानी देखने की क्षमता कम हो सकती है, विजन कम हो सकती है, आसपास का जो वह धुंधला होगा, नजर नहीं आएगा। चमचमाती नकल जैसी वेस्ट या बैग से आपको आसानी से देखा जा सकता है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट पड़ती है तो आप पहचान में आ जाएंगे। और आपको चाहिए फायर स्टार्टर्स यानी जिससे आप आग लगा सकें, जैसे माचिस, लाइटर, फायर स्टिक। क्यों? बर्फीले इलाकों में आग जलाना मुश्किल हो सकता है। फायर स्टार्टर्स के साथ आप आग को जलाने में मदद जो है उससे पा सकते हैं, जिससे गर्मी मिलेगी और जरूरत के समय आप सुरक्षा के लिए आग भी जला पाएंगे। ये पूरा जो सेगमेंट था हमने आपके लिए लाया, ताकि आप अगर जा रहे हैं परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाएं। इनमें से जितनी संभावना हो, जितना संभव हो आपके लिए, उतना सामान आप ले जाने का प्रयास करें। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि भाई आप भी बना रहे हैं बर्फ में घूमने का प्लान, हाँ या ना में जवाब देना है
तो 97% लोग कह रहे हैं हाँ हम तो बना रहे हैं, और जनता के लिए ही हम मुद्दा उठाते हैं कि भाई जनता जो करेगी पर अच्छे से करे। इसीलिए देखिए, अंग्रेजों के बहुत से त्योहार आते हैं, भारत के नहीं होते, उसको कुछ भी वो नाम दें। अब अंग्रेजों के एक और आने वाले त्योहार यानी जो कैलेंडर जो बदल रहा है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है इनके एक और दिन के आने के लिए। इसके लिए लोगों ने पार्टी के प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ वो 31 दिसंबर की शाम को सभी कुछ ना कुछ मजेदार करते हुए अपने जो है समय का स्वागत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये खुशी का मौका कई बार लापरवाही की वजह से मातम में भी तब्दील हो जाता है। मैं आपको बार बार ये बताने का प्रयास करता हूं, सुदर्शन न्यूज बताने का प्रयास करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे जितना भागेंगे आप, मुंह के बल ही जाके गिरेंगे। सनातन परंपरा के अनुसार चलिए। कोई नया साल नहीं आ रहा, आपका नया साल अभी इस ठंड में नहीं आता है, इस जो उपजाऊ जो टाइम नहीं है उसमें बिल्कुल नहीं आता। अच्छे समय में आपका नया साल आता है। लेकिन ये अंग्रेजों वाला जो आ रहा है, इस पर आपको बता दें, इस समय बहुत उल्टी सीधी चीजें होने वाली है। आपको बता दें कि इस दिन यानी आने वाले कल के दिन में रोड एक्सीडेंट्स के मामले आम दिनों से कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे मौके पर खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जश्न के दौरान भारत में हर साल कई प्रकार के हादसे होते हैं, जिनमें सड़क हादसे, आतिशबाजी के हादसे, आगजनी, पानी में डूबने, शराब के नशे में दुर्घटनाएं आदि शामिल होते हैं। इस समय के मौके पर कई लोग उत्साह में ऐसे जोखिम उठाते हैं जो कभी कभी हादसों का कारण बन जाते हैं। देखिए, हर साल होने वाले हादसों का डेटा राज्य और प्रशासन के स्तर पर अलग अलग होता है। अब आपको बताता हूं सड़क हादसे कितने होते हैं। कितने हादसे? रात में अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और सड़क पर मस्ती करते हुए लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कारण क्या है? इन्हीं दिनों की बात बता रहा हूं। शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, सड़कों पर भारी भीड़ होती है। उदाहरण बताएं आपको, ड्रंक ड्राइविंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और सबसे आम होती हैं। और क्या होता है? लोग पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूबने के हादसे हो जाते हैं इन दिनों। 31 दिसंबर की अगर बात की जाए, कितने हादसे? जश्न में अक्सर लोग समुद्र या नदियों में पार्टी करने या नहाने जाते हैं, जिसके कारण वो डूबने के हादसे का शिकार हो जाते हैं। कारण शराब के नशे में तैराकी, तेज लहरें, कमजोर स्विमिंग स्किल्स। उदाहरण, समुद्र तट पर या नदियों में स्नान करते हुए डूबने के हादसे होते हैं। अब पार्टी के दौरान लड़ाई झगड़े और हिंसा की खबरें भी आती हैं। कितने हादसे, कितने लफड़े, ये बताऊं। कई बार पार्टी के दौरान शराब के प्रभाव में लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, जिसके कारण चोटें आती हैं या गुस्से में आकर हिंसा हो जाती है। कारण इसका भी शराब का अत्यधिक सेवन और ये तेज तेज म्यूजिक जो पागलों की तरह बजाया जाता है और भीड़ के बीच तनाव। उदाहरण, पार्टी के दौरान घरों में या बाहर विवाद के कारण हिंसा और चोटें लगना। अब नशे में गाड़ी चलाना यानी ड्रंक ड्राइविंग। कितने हादसे? रात में शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कारण सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। कारण शराब के नशे में गाड़ी चलाना, नशे की स्थिति में वाहन की गति को नियंत्रित न कर पाना। उदाहरण, शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटनाएं और मृत्यु। नियमों का उल्लंघन, कितने हादसे? सोचिए, रात में कई लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना, सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना। और कारण क्या है? उत्साह में आकर सावधानी की अनदेखी करना। उदाहरण क्या है? बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना। अब सामान्य दुर्घटनाएं और मेडिकल इमरजेंसीज भी होती हैं। कितनी होती हैं वो भी सोच लीजिए, किस प्रकार की होती हैं वो आपको बता दूं। पार्टी या जश्न के दौरान लोग गिर जाते हैं, चोट खा लेते हैं या अन्य सामान्य दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसका कारण भी अत्यधिक शराब पीना, ध्यान ना देना या सावधानी यानी सावधानी से बच जाना, असावधानी से चलना होता है। उदाहरण, फिसल कर गिरना, चोट लगना या अन्य छोटी दुर्घटनाएं जो है वो हो जाती है। अब भारत में अंग्रेजी कैलेंडर जब बदलता है, उस दौरान इन हादसों का आंकड़ा हर साल अलग हो सकता है। लेकिन यह साफ है कि सड़क दुर्घटनाएं, आतिशबाजी के हादसे, डूबने के हादसे और शराब से जुड़ी दुर्घटनाएं प्रमुख होती हैं 31 दिसंबर 1 जनवरी के दौरान। नए साल, जिसको ये अंग्रेजों का नया साल बोलते हैं, वो हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। उस उत्सव में सावधानी और सुरक्षा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि इन हादसों से बचा जा सके। कारण क्या होते हैं वो भी आप जान लीजिए। इन दिनों शराब बहुत पी जाती है लोगों के द्वारा। आपको बताएं तो भारत में शराब का कारोबार काफी बढ़ जाता है।
ये समय खास तौर पर पार्टियों, जश्न और समारोह का होता है और लोग शराब का सेवन आमतौर पर ज्यादा करते हैं। शराब की बिक्री में इस दौरान काफी उछाल देखा जाता है क्योंकि लोग उत्सव मनाने के लिए शराब खरीदते हैं। पार्टी के मौकों पर शराब की बिक्री में विशेष वृद्धि देखी जाती है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। यह आंकड़ा शराब की बिक्री, क्लबों और होटलों की बिक्री और अन्य विशेष आयोजनों के लिए होती है। कुल मिलाकर शराब का कारोबार बहुत बड़ा होता है जो कि जश्न और उत्सवों के माहौल को देखकर एक अहम हिस्सा बन जाता है। आपके लिए कुछ सुविचार भी हम चला रहे हैं। आप देखें, जो ये नया साल इसको बोलते हैं अंग्रेजों का, इसका जश्न हमेशा खुशी और नए संकल्पों का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अवसर पर दारू या महंगे तोहफों की जगह कुछ अच्छा और महत्वपूर्ण काम किया जाए? इस साल आइए अपने खर्च को दूसरों की मदद में लगाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। आप परिवार के साथ समय बिताकर अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, जबकि आम बाकी लोग जो है वो नशा करेंगे और ये नया साल मनाएंगे। आपको नहीं करना है, आपके लिए आम दिन है। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए करना भी अगर है तो कपड़े, किताबें और अन्य जरूरी सामान उपहार में उनको दें। इससे उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपका दिल सुकून से भरा रहेगा। वृद्धाश्रम में आप जा सकते हैं। बुजुर्गों को आवश्यक सामान और स्नेह भरे शब्दों का दान करें। यह उनके अकेलेपन को कम करेगा और उनके दिलों को सुकून भी मिलेगा। इसके अलावा जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको कुछ खाने पीने का सामान दें, गर्म कपड़े या उनके लिए जरूरी वस्तुएं दें। उनका आशीर्वाद न केवल आपकी जिंदगी को खुशी से भर देगा बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगा। अब देखिए, अपने संसाधनों का जो उपयोग है उन लोगों के लिए करें जो सच में इसके हकदार हैं। नशे में ना बर्बाद करें। ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और सच्चे अर्थ में जो कैलेंडर बदल रहा है, नया साल तो हम नहीं मानते, कैलेंडर जो बदल जाएगा, अगला दिन जो आ जाएगा 1 जनवरी का, उस तारीख तक आपने अच्छे काम ही किए होंगे, सनातन परंपरा में आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने की है भेंट। क्या है कुछ खास, आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने सौजन्य से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की बिटिया हेमवती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत कर लाना उसका सपना है। साथ ही साथ ये सुनकर मुख्यमंत्री जी ने हेमवती को शाबाशी दी और इस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की समझाइश भी दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध है। तो मुख्य तौर पर यहां पर ये तस्वीर देखिए जहां पर सीएम विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी की ये मुलाकात है और मुलाकात में आप देखिए सम्मानित उनको किया जा रहा है। माध्यम से देख सकते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है वहां की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, और यहां पर सम्मानित करते हुए आप उनको देख भी सकते हैं। चलिए, ये भी तस्वीर आपको हमने दिखाई छत्तीसगढ़ रायपुर की। पढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस कैलेंडर वर्ष की अगर बात की जाए तो उसमें कौन सी उपलब्धियां ऐसी हैं जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, उनके बारे में चर्चा करना भी आज आवश्यक होता है। वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। देखिए, साल 2024 समाप्त होने को है और अंग्रेजी नववर्ष, जो अंग्रेजी हमारा नहीं, 2025 जो है वो शुरू होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इनमें 18 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। अयोध्या में दीपोत्सव का रिकॉर्ड तोड़ना और जेवर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति भी शामिल है। कई सारी चीजें हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे।
धीरे धीरे 2024 अपने समापन की ओर जा रहा है, उतना ही करीब अंग्रेजी नववर्ष 2025 आ रहा है। 2024 के साथ कई लोगों की ऐसी यादें होंगी जो थोड़ी कड़वी तो थोड़ी मीठी होंगी। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। योगी सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है अयोध्या में रामलला का मंदिर में विराजमान होना। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद 19 और 20 फरवरी को आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीसीबी 4.0 के तहत 10 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। तीसरा, प्रदेश में 18 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिसमें बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर और पीलीभीत शामिल है। निजी और पीपीपी मॉडल पर कुल 5 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ हुआ। 24 वर्षों के बाद योगी सरकार ने संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में 3 गुना तक की बढ़ोतरी की। अब 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। रामनगरी में 25.12 लाख दीपों से दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के किसानों की मांगों के आधार पर भूमि अधिग्रहण की दर को बढ़ाया और जेवर एयरपोर्ट पर पहला विमान उतार 23 साल पुराना सपना पूरा किया। सूबे में 36.80 करोड़ पौधों का रोपण किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण में 549.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अटल जी की जयंती पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की सुविधा में वृद्धि होगी। यूपी दूध उत्पादन में देश में शीर्ष पर है। आपको बता दें कि 239 मिलियन टन उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 16% है। भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी के पवेलियन को गोल्ड मेडल मिला। यूपी के पवेलियन ने 3 लाख से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जल प्रबंधन के क्षेत्र में यूपी को शानदार कार्य के लिए दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का 5वां चरण प्रारंभ हुआ। साथ ही एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उपचुनावों में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिसमें कुंदरकी और कटेहरी में 3 दशक बाद कमल खिला। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में 60,200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पेरिस और पैरालंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। विभिन्न सरकारी स्कूलों में सितंबर से अक्टूबर तक 155 घंटे का सफाई अभियान चलाया गया, जो कि नॉन स्टॉप सफाई अभियानों में से एक था। प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। 18 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई और इस तर्ज पर 57 जनपदों में और विद्यालय बनाने की योजना है। यूपी को बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म में पुरस्कार मिला, जहां 2 बिजनेस और 1 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म की श्रेणी में राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य स्तर पर 54 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 41 बेसिक और 13 माध्यमिक शिक्षक शामिल थे। पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। 25 फरवरी को रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। इसरो स्पेस में लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। इसरो सोमवार रात यानी कि आज रात को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स यानी स्पैरेक्स को लॉन्च करेगा। यह मिशन PSLV C-60 से लॉन्च होगा।
स्पेस एजेंसी सोमवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए पीएसएलवी से दो ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप सुनिए जरा, हल्का सा मैं ऑडियो आपके लिए रखूंगा यहां पर। ये लॉन्च होने वाला है 30 सेकंड 20 सेकंड में ये लॉन्च होगा और भारत के लिए बहुत बड़ा दिन। चलिए, ये लॉन्च होने वाला है। -20 सेकंड्स, -15 सेकंड्स, 15 सेकंड में ये लाइव लॉन्च आपको दिखा रहे हैं, रॉकेट लॉन्च। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और ये देखिए, शानदार तस्वीर। +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV core-alone vehicle PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग। सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग। +1 minute. Sharon minute tracking. S-139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ। हमारे साथ यहाँ पर आरती कपूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रोफेसर साहब हैं जो इसरो में, वो उन्होंने काफी योगदान भी अपना दिया हुआ है। और साथ ही साथ चलिए उनको भी हम यहाँ पर लेते हैं। प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के आरती कपूर साहब, आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे अगर आप हमारा टीवी यहाँ पर देख रहे हैं। और ये लिफ्ट ऑफ नॉर्मल हो चुका है, हवा में एक रे ऑफ लाइट की तरह ही आगे बढ़ रहा है। अब तो धुंधली तस्वीरें होती जा रही हैं यहाँ पर। कुछ बताइए इसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है जहां तक मुझे जानकारी है। देखिए, नमस्कार। ये जो मिशन है इसरो का, ये इन ऑर्बिट डॉकिंग मिशन है जी। इसका मतलब ये है कि इसरो PSLV रॉकेट पर जो कि C-60 उड़ान है, इसमें 2 सैटेलाइट रखे हैं जो कि करीब 15 मिनट लॉन्च के बाद वो मेन रॉकेट से सेपरेट हो जाएंगे जी। ये जो 2 स्पेस क्राफ्ट हैं, दोनों का एक जैसे हैं। प्रत्येक का भार 220 किलोग्राम है और दोनों में अपने अपने हिसाब से कुछ पेलोड्स हैं। इनको एक का नाम है चेजर, दूसरे का नाम है टारगेट। तो अंतरिक्ष में जो है 2 स्पेस ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट में रहते हुए इस प्रकार से मिलन कराया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। इसको डॉकिंग मैकेनिज्म के जरिए ये सब किया जाना है और इसको पहली बार इसका प्रयास करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इसकी कितनी तैयारी हुई होगी और किस हद तक जो है ये काम संपन्न किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि सब ठीक ठाक जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी आपने दिखाया कि अभी तक की लॉन्च एकदम नॉर्मल है। और PSLV तो वैसे भी इसरो का एक वेल ट्रस्टेड यानी कि वर्क हॉर्स है। 1994 से इसकी फ्लाइट चल रही हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसने की हैं। यहाँ पर जो है ये चूंकि डॉकिंग मैकेनिज्म का टेस्ट होना है जी, इसलिए ये सैटेलाइट जो है कम भार वाले हैं, इसीलिए PSLV रॉकेट के जरिए इनको भेजा गया है जी। तो लॉन्च के 15 मिनट बाद जो है ये जोड़ा जो है मेन रॉकेट से अलग हो जाएगा और ये एक ऑर्बिट में डाला जाएगा जिसकी ऊंचाई जमीन से करीब 470 किलोमीटर है। फिर एक बार ये ऑर्बिट में आ गए तो फिर एक प्रयास किया जाएगा कि दोनों हिस्से जो हैं अलग हों। तो टारगेट वाला जो है वो पहले निकलेगा और चेजर उसके पीछे जाएगा और इनकी बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी जी। तो ये काम कब होना है ये अभी इसरो ही बताएंगे, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते में है ये मिशन पूरी तरह से जो है हमारे सामने आ जाएगा कि क्या क्या काम किए गए।
बिल्कुल। तो करीब एक दिन लगेगा जब इन दोनों का सेपरेशन यानी कि टारगेट और चेजर के बीच का जो सेपरेशन है धीमी गति से किया जाना है ताकि उसकी ऑर्बिट में रहा जा सके जी। और करीब 20 किलोमीटर का इनमें आपस में एक दूरी रखी जाएगी। इसके बाद जो है ये फार रांडेवू जैसा कि इसको बोलते हैं, एक अगले स्टेप के दौरान जो कि पहले हफ्ते में किया जाएगा नए साल के, उस समय इन दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम किया जाना है जी। और पहले करीब 20 किलोमीटर की दूरी है उसको कम करके 5 किलोमीटर पे लाएंगे। विभिन्न चरणों में ये काम होना है। फिर अगले स्टेप में ये करीब 1.5 किलोमीटर पे आएंगे, फिर सेपरेशन करीब 500 मीटर तक आएगा, फिर 5 मीटर तक ले आएंगे। बिल्कुल। इनकी आपस की जो उस समय गति होगी करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। तो आप जरा कल्पना करिए कि कितनी धीमी गति है। तो ये लो इम्पैक्ट डॉकिंग इनकी करनी है। डॉकिंग का मतलब है दोनों स्पेसक्राफ्ट फिर से आपस में जुड़ जाए। कपूर साहब कहते हैं गोली से भी तेज, गोली से भी 10 गुना तेज या बहुत तेज ये स्पीड में चल रहा होगा। और तो अभी इसमें जब चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तस्वीर जो देख रहा हूं कपूर साहब, उसमें वो पूरा रॉकेट का जो स्ट्रक्चर पीएसएलवी का दिख रहा था, अब वो अलग हो चुका है। वो अलग हो चुका है। केवल इंटरनल जो, अगर मैं तो ये लैंग्वेज साइंटिफिक नहीं समझता, लेकिन उसके अंदर जो इग्निशन जो है, बूस्टर्स उसके जो है, शायद कुछ ऐसा हिस्सा है कि ईंधन जलता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ग्राफिक्स की तस्वीरें जो उन्होंने अब दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल एनिमेशन स्टाइल में। जी आप बोलिए। बिल्कुल। हाँ, और उसमें जो आपको ग्राफ दिखा रहे होंगे कि जो कि एकदम जैसे प्रेडिक्टेड ग्राफ है और जो एक्चुअल उसका पाथ है जी, दोनों लगभग एक समान है। बिल्कुल। तो ये एक किस्म से इसको टेक्स्ट बुक लॉन्च बोला करते हैं ये लोग। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। और अभी जो है अभी कुछ स्टेजेस अलग होनी है क्योंकि 15 मिनट के बाद जो है ऑर्बिट में दोनों सैटेलाइट जोड़े को डाला जाएगा। तो अभी 15 मिनट हुए नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण इसलिए है आरसी कपूर साहब कि भाई कहते हैं कि 2035 तक भारत के पास अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग से मैं जहां समझ पा रहा हूं कि ये दोनों हिस्से, जो चेजर है और दूसरा वाला पार्ट है, वो जुड़ेगा एक दूसरे के साथ और फिर उसको अलग किया जाएगा। आखिर ये हम कर क्यों रहे, इससे हमें ये हासिल क्या होने वाला है? देखिए, जो 2035 की जो आपने बात कही है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर के है जी। कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी तरह से भारत भी अपना एक स्वतंत्र स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में डालेगा। तो ये काम जो है एक सिंगल बॉडी के रूप में नहीं हो सकता है जी। ये मॉड्यूलर होगा और इसके अलग अलग हिस्से रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, उनको ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। फिर ऑर्बिट में चलते हुए यानी कि इन ऑर्बिट जो है विभिन्न हिस्सों को यानी घटकों को पास में लाया जाएगा और उनको फिर जोड़ने की प्रक्रिया होगी जी जी। तो ये हिस्से जैसे कि आज के लॉन्च की बात है जी, ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट हैं ये एंड्रोजीनस हैं। इसका मतलब है कि इनमें मेल फीमेल पार्ट दोनों हैं। तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये मतलब टाइटली इनको जोड़ा जाना है। फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है सेट किया जाएगा और फिर अलग टेस्ट होंगे, उसके बाद में फिर से इनको अलग किया जाना है। तो ये एक किस्म से हमारा पहला टेस्ट है जी जी। तो आखिर जो अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा वो तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल जो है डॉकिंग का उसमें काम होना है और बड़े उसमें घटक होंगे बड़े साइज के जी। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो ये एक किस्म से ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट है। हाँ, एक और टेस्ट। एक किस्म से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। पर कपूर साहब अगर इसकी सही बात है कि हम पहले ये सब टेस्ट कर लें ताकि आगे जो है हाँ। जो भी इस सारे प्रोसेस में अगर कहीं पे कोई हमको कोई कमी लगेगी या कोई हमको ये लगेगा कि शायद हमको जो रिलेटिव वेलोसिटी की आपस में जो स्पीड है तो एक्चुअल कितना रखना है हमने तो कैलकुलेशन करके बताई हुई है ना कि आखिर में जब ये मिलाया जाएगा तो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड गति है। लेकिन उस समय हम ये सोच सकते हैं अगर 1.1 है या 9 मिलीमीटर पर सेकंड है या क्या है। तो ये जो है हमारी सॉफ्टवेयर बताएगी कि जब ये रॉन्डेवू के बाद जो है इस तरह से इनका डॉकिंग होगी। तो कपूर साहब अगर मैं बीच में आपको अगर टोकरा माफ कीजिए, हाँ माफ कीजिएगा, जैसे आप समझिए दिल धड़का देने वाला जो है ये
कार्यक्रम है, लेकिन इसरो जिस तरह से बहुत शांत इसरो के में वैज्ञानिक और इंजीनियर बैठे रहते हैं अपने मॉनिटर्स के सामने, तो आप कल्पना कीजिए कितने उनके दिल में तसल्ली रहती है कि हमने तो अपनी तरफ से सब ठीक कर दिया है। ठीक है ना जी। तो आप अब तक इसरो के जो ग्लोरियस लॉन्चेस रही हैं, आप भी उसके विटनेस रहे हैं, सभी लोग, आपके दर्शक भी सभी। तो बिल्कुल बिल्कुल, पिछले चैनल में भी आपके साथ मेरी बातचीत हुई थी। आने वाले 5-7 मिनट में हमें फिर से एक बात पता चलेगी कि कैसे स्पेसक्राफ्ट रॉकेट के जो स्टेज 4 है उससे अलग। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज 4 कपूर साहब, वो अपनी अलग एक कहानी। कपूर साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, 4 है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो जो स्टेज 4 है उसकी एक अलग सी कहानी है, उसका नाम पोएम 4 है, यानी PSLV जो उसमें एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है और करीब 2-3 महीने तक इसको अंतरिक्ष में रख सकते हैं और उसमें विभिन्न पेलोड्स रह सकते हैं। तो और भी एक्सपेरिमेंट हैं, इसरो के अपने 14 पेलोड हैं और 10 पेलोड दूसरी एजेंसीज के हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। बताया गया कि लोबिया के बीज भेजे गए हैं और इन बॉक्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में किस तरह से उसका जो है वो प्रस्फुटन होगा, तो वो सब अध्ययन किया जाना है। तो इसके अलावा जो है ये माइक्रोग्रेविटी की स्थिति है, ने कहा था कि भाई अंतरिक्ष पर होगा भारत का राज। देखिए, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन क्या है वो भी हमने आपको पहले भी बताने का प्रयास किया था। कुछ ग्राफिक्स की जो है वो आपके लिए लेकर आए हमारे मेहमान आरसी कपूर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगर वो मेरे साथ हैं, आरसी कपूर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा आपसे प्रश्न वापस वही होगा, ये डॉकिंग अनडॉकिंग जो है क्या एक तरीके का टेस्ट है आने वाले अपने जो हम कहते हैं कि भाई अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का आकाश में, स्पेस में? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी जो आपने कहा है। ये 2028 से 2035 तक के बीच में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वहां पर अपनी कक्षा में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर काटता है। एक दिन में करीब 15.5 इनके फेरे होते हैं। आप समझिए कि उतनी ही बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो कितना रोमांचक महसूस करते होंगे अंतरिक्ष यात्री वहां। तो ये अनुभव हमारे अपने हिस्से में भी आने वाला है। तो 2028 से 2035 के बीच भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विभिन्न घटक अंतरिक्ष में स्थापना किए जाते रहेंगे। और ये जो आज का डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, उस लिहाज से जो लॉन्च है, ये एक हमारे लिए एक किस्म से प्रैक्टिस है। हम ये जानना चाहेंगे कि किस पर कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई और किस प्रकार से हमको आगे स्ट्रेटेजाइज करना होगा और विभिन्न कंपोनेंट्स को आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब यात्री जाते हैं जी, तो उनकी जो स्पेस मॉड्यूल है वो उसकी डॉकिंग होती है स्पेस स्टेशन के साथ। ये प्रोसेस जो है करीब कई घंटे ले सकती है, कई बार 24 घंटे से ज्यादा का समय भी लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस कितनी पेचीदा है। यानी कि आपने दो हिस्सों ने एक दूसरे के सामने आना है जी, और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बननी है। उसके लिए लेजर बीम्स और उसकी सहायता से जो सारा काम होना है और जो इसकी एल्गोरिदम है वो कैलकुलेट करेगा कि आपस की जो इसकी दूरी कितनी है, कितना एक दूसरे से हटे हैं, जो एटीट्यूड में क्या फर्क है, उस सारा चीज का जो है एकदम से जो उसको करेक्शन किया जाना है वो सारा। और ये मोस्टली ऑटोनॉमस मोड में होगा। तो हम सिर्फ देख रहे हैं और जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है वो इसको जो है इफेक्ट करेगी। और ये लाइव तस्वीरें भी बिल्कुल ये अंतरिक्ष से भी कपूर साहब एक तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाना हम प्रयास करें, ये ग्राफिक्स हटाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल ये अंतरिक्ष से पहली तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लीजिए, ये शायद कौन से इक्विपमेंट्स हैं इसके बारे में मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन ये शायद वही जो पेलोड्स की बात जिस तरीके से कही जा रही थी। लीजिए, ये वहाँ से हमें जो सिग्नल्स थे वो भी थोड़ा कम आना यहाँ पर शुरू हो गए और वापस ये पूरा जो है आपका पूरा कंट्रोल रूम की तस्वीरें वापस यहाँ पर आने लगी हैं। लेकिन चलिए, मैं प्रयास करूंगा कि अपने प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि वापस से आपको एक बार लॉन्च की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, दोबारा से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो
इतना बेहतरीन पल था और भारत के लिए गर्व की बात थी। और जैसे कपूर साहब ने कहा कि टेक्स्ट बुक लॉन्च है, ये एकदम टेक्स्ट बुक लॉन्च है और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर अब तक तो हुआ है। और ये सक्सेस रेट की अगर बात कहें तो इसरो की सक्सेस रेट, कपूर साहब, इसरो की सक्सेस रेट भी बहुत बेहतरीन है और कहा जा रहा है कि भाई ये टेक्नोलॉजी इस बार जो लॉन्च हुआ है सब कुछ भारत का है, इसमें बाहर से कुछ भी ऐसी कोई बड़ी मदद नहीं ली गई। बिल्कुल देसी प्रयास है ये, और इसीलिए खुशी की बात है क्योंकि हम पहली बार हम ये करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास, उनके मुस्कुराते चेहरे, तो जरूर भरोसा रखिए। PSLV तो वैसे भी वेल नोन है एज ए वर्क हॉर्स। तो और PSLV के जरिए इसरो ने बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं, और न सिर्फ अपने देश के लिए, 34 देशों के लिए इसरो विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। तो आप सोचिए कि हमारी अब कितनी जो है जगह बनी हुई है दुनिया में। टॉप की 4 स्पेस एजेंसीज हैं, सबकी अपनी अपनी हिसाब से स्पेशलाइजेशन है, तो हम भी किसी से कम नहीं। कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। ये प्रक्रिया जो लंबी है वो चलती रहेगी और आपको हम लगातार जो है वो दिखाते भी रहेंगे, इसके बारे में अपडेट बताते रहेंगे। लेकिन चलिए आज के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपके लिए आएंगी। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।